अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप सबको इस वक्त तक पता चल चुका होगा कि मेरा जो साबका यूट्यूब चैनल था वो हैक कर लिया गया है और मैंने यूट्यूब के साथ एक ऑफिशियल कंप्लेन जो है वो लॉन्च कर दी है और यूट्यूब की तरफ से मुझे जवाब आया है कि वो इस सारे प्रोसेस का जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने कुछ ओनरशिप की डिटेल्स वगैरह मांगी, बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी और दीगर जो प्रूफ ऑफ आईडी वो लोग मांगते हैं वो उन्होंने मांगे हैं और मुझे उम्मीद है कि चैनल बहाल हो जाएगा और हम दोबारा से उसके ऊपर अपनी सरगर्मियां शुरू कर पाएंगे। और अगर नहीं बहाल होता तो हम इसी चैनल को ग्रो करेंगे, क्योंकि वो अल्लामा इकबाल का शेर है जिसमें जो इबलीस है वो जिब्रील को कहता है कि देखता है तू फकत साहिल से रिज़्क़ में खैर व शर, कौन तूफान के थपेड़े खा रहा है मैं कि तू, गर कभी खलवत मयस्सर हो तो पूछ अल्लाह से, किस्सा आदम को रंगी कर गया किसका लहू, मैं खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह, तू फकत अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू। और अगर ये चैनल किसी के दिल में कांटे की तरह खटकता था और किसी ने इसके ऊपर हैकिंग अटेम्प्ट की है तो वेल एंड गुड। मुझे एक साहब का टिकटॉक पर मैसेज आया कि देखा, अल्लाह मियां ने आपका चैनल ही उड़ा दिया। तो मैंने उसको जवाब दिया कि आपके अल्लाह ताला जब स्टैनफोर्ड से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उसी वक्त पूरी दुनिया में लोग जो थे वो मुख्तलिफ किस्म के मजालिम के नतीजे में, बीमारियों के नतीजे में मर रहे थे, लेकिन आपके अल्लाह ताला जो थे एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल शायद उसको उड़ाने में मसरूफ थे। आज उजैर रशीद साहब हमारे साथ न्यूयॉर्क से मौजूद हैं। उजैर साहब अक्सर मजे मजे की बातें करते हैं, लेकिन उजैर साहब आपको आपको क्या लगता है कि भले आप मुझसे इख्तलाफ रखें लेकिन उसके बावजूद मेरी जो बात है वो तो रखने का हक है ना मुझे? बहुत बहुत शुक्रिया वैस, आपने मुझे दावत दी। मैं आपका ये जो चैनल के साथ प्रॉब्लम हुआ है ये मैंने सुना। बहुत ही मुझे अफसोस हुआ ये सुनकर, क्योंकि अगर मुकालमा ही बंद हो जाएगा, अगर गुफ्तगू बंद हो जाएगी, डिबेट बंद हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि फिर तो लॉजिक, दलील, मंतक, इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आपसे इख्तलाफ की किसी भी नवीयत पर जाकर कोई ये अगर अमल करता है आपके साथ, तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है कि आपके चैनल को, जो कि ग्रो कर रहे थे यूट्यूब के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने बड़े कम वक्त में यूट्यूब के ऊपर एक बहुत बड़ा नाम बनाया है और आप बनने जा रहे थे। लोग आपकी मुख्तलिफ अंदाज से सोची हुई बातों को और सवालों को और जिस तरह से उस पर रिस्पॉन्स कर रहे थे, वो एक जबरदस्त चीज थी। मगर ये देखकर बहुत दिल दुखाया मेरा कि मुकालमे को इस तरह से दबाया जाएगा, गुफ्तगू बंद कर दी जाएगी। यानी अब आवाज और तस्वीर का ही रिश्ता खत्म कर दिया जाएगा, चैनल ही खत्म कर दिया जाएगा। तो मैं ये यूट्यूब से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि इस तरह कंटेंट क्रिएटर को अगर आप लावारिस छोड़ेंगे, आपको जायज हक देना चाहिए हर कंटेंट क्रिएटर का। अगर किसी के चैनल पर कोई भी इस तरह की चीज होती है, यूट्यूब, मेरा ख्याल है कि उसे वापस दिलवाता है, इसीलिए यूट्यूब यूट्यूब है। तो अवैस, आप दिल छोटा ना करें। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है आप आप दिस इज जितना नॉट अबाउट मर्जी दिस इज आप नॉट जितना अबाउट कि दिल मर्जी छोटा हो। मजबूत आप जितना मर्जी उज़ैर उज़ैर मजबूत उज़ बन। उज़ैर उज़ैर द पॉइंट इज़ कि जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो अगर आप पाकिस्तान में आवाज़ उठाते हैं तो आपको उठा लिया जाता है, ठीक है? अब जब पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो आपको हैकिंग अटेम्प्ट्स का सामना करना पड़ता है, बल्कि बाज़ एक्सट्रीम केसेस में तो ऐसा भी होता है कि अगर आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करते हैं, जैसा कि आपने देखा कि इस वक़्त हमारे जो दोस्त हैं, अहमद नूरानी साहब, वो जिस तरह खुलेआम डिफाइंड है और वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को हदफ़े तनकीद बनाते हैं। तो जिस तरह से अहमद नूरानी के भाइयों को पाकिस्तान के अंदर उठाया गया और फिर इस्लामाबाद से उठाकर कई दिन तक उन्हें मबहूस रखने के बाद रहीम यार खान के आसपास जंगलों में छोड़ दिया गया, तो उनके भाई ने एक बड़ी जज्बाती सी पोस्ट की कि मेरा भाई अगर कुछ कहना चाहता है तो वो उसका हक है, लेकिन मैं तो एक इंजीनियर हूं, मैं तो अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करना चाहता हूं। तो आपको लगता है कि जहां इख्तलाफ को दबाया जाता है वहीं पर सच्चाई की चिंगारी होती है उजैर भाई? मैंने अपना सॉफ्टवेयर खुद ही अपडेट कर दिया है और मैं पाक फौज को सलाम पेश करता हूं, अजीम फौजियों को, अजीम माओ के सपूत। और मैं तो समझता हूं कि ये ग्रेट लोग हैं, ये पाकिस्तान के मालिक हैं, यही वारिस हैं, यही मालिक हैं। हम जितना मर्जी शोर मचा लें, आप शोर मचा लें, ये हो गया, वो हो गया, उसको उठा लिया, ये इसका चैनल बंद कर दिया, उसके पेजेस बंद कर दिए, बैन कर, जो मर्जी कर ले,
पाकिस्तान अपने हकीकी वारसों के हाथों में है। फ़ख्र है हमें इन दलेर सिपाहियों पर, और हम आपके साथ हैं। मैंने अपना सॉफ्टवेयर खुद ही अपडेट किया है। आपका इंतज़ार नहीं किया कि आप करें और फिर हम आकर ऐसे बोलें। अच्छा, मुझे 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 लगता है कि जब आप दलेर सिपाहियों का सीगा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें रे का लफ्ज़ इज़ाफ़ी होता है, और मैं भी पाक फ़ौज के तमाम शुहदा को दिल की गहराइयों से ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ कि अगर वो शहीद ना होते तो किसी सिविलियन की नौकरी मार लेते। अ, अवैस, आपके यूट्यूब चैनल के हवाले से अगर आप कोई इंफॉर्मेशन देना चाहें कि आपको क्या लगता है क्या हुआ था? हुँ। कोई गलती की आपने, किसी को आपने कोई पासवर्ड दे दिया या ऐसी कोई चीज़ हो गई, या कुछ कोई कोई छोटी-मोटी तफ़सील अगर आप शेयर करना चाहें, वरना नहीं करना तो ना करें, नहीं, क्योंकि नहीं, ये आप। नहीं, ऐसा 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 कुछ भी नहीं है। मैं क्या कहते हैं, रूटीन के मुताबिक अपने चैनल को मैंने अचानक से देखा, तो मुझे पता चला कि मेरा जो चैनल है वो साइन आउट हो चुका है, और मैंने जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाई हुई थी, उसने भी काम नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई, और किसी ने बिल्कुल एक बड़े प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में उस चैनल को हैक किया है, और ज़ाहिर है कि बहुत सारे जो अहले ईमान हैं, उनके अंदर भी ऐसे, बल्कि मुझे धमकियाँ भी मिली हैं। मुझे पिछले दिनों एक साहब ने लाहौर से, जो कि एक सॉफ्टवेयर हाउस चलाते हैं, उन्होंने पॉडकास्ट के दौरान लाइव कहा था कि मैं चाहूँ तो आपका चैनल हैक कर सकता हूँ। सर वो क्या कहते हैं कि गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में, आप एक चैनल बंद करेंगे, तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। इधर तो बहरहाल ये कोई इतनी, आप जितनी मर्जी ऐसे दलेर बनकर दिखाएं, मगर हुँ, फिर भी एक मेहनत होती है। इतने हुँ, हजारों की तादाद में फॉलोवर बनाना, सब्सक्राइबर्स लेना, और वो भी एक्टिव सब्सक्राइबर्स लेना जो आपका हर वीडियो देखें, इजी नहीं होता। और लेकिन ये है, मैं जो भी लोग इस वक्त पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ये जो चैनल नया बना लिया है ना यार, इसको वैस को कर लो, यहाँ सब्सक्राइब कर लो। मेरा ख्याल है हुँ, इसके साथ ये सिलसिला अब चलेगा। ये भी कर लेगा, इसको भी कोई कर देगा, फिर ये नया बना लेगा, उसको भी कोई कर देगा, तो ये लुक्कन हुँ, मिट्टी इसके साथ चलती रहेगी एग्ज़ैक्टली। जब तक इज़हार लेकिन पर लेकिन पाबंदी रहती है। उज़ैर भाई, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये मौलवियों के चैनल हैक क्यों नहीं होते? वो तो चलते रहते हैं। क्योंकि देखें, मैं समझता हूँ क्योंकि वो नेक लोग होते हैं। नून अल्लाह निकालते ताला हैं। के, देखें ये बात नून अवैस आप नू ना नू कहें, नून निकाल वो नून खुदा निकाल के, हाँ, शायद वो अच्छे लोग होते हैं, शायद वो बहुत अच्छे लोग होते हैं जिनकी वजह, जो उनके उनके चैनल हैक नहीं होते। बुरे लोगों के चैनल्स हैक हो जाते हैं, अच्छे लोगों के नहीं होते। हुँ, डीप मैसेज देता हूं मैं, आज मैं अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करके आया हूं। मैंने आज 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 डीप मैसेज देने हैं, समझदार लोगों से मुखातिब होना है। पहले मैं शायद कभी होता नहीं था इनसे। वो हुँ, बहुत अच्छे लोग होते हैं, वैसे उनके नहीं हो सकते। आपके होंगे, मेरे होंगे, किसी और का हो जाएगा, पर उनके नहीं होंगे। नहीं हो सकते भाई, वो नेक लोग हैं। आप बद लोग हैं, बुरे लोग हैं। आप उनकी किताबों में जहन्नम के ईंधन हैं आप, और आप बात कर रहे हैं कि उनके नहीं होते। उन्हीं का तो मुल्क है, ये उन्हीं का मुल्क है। आप कौन है, पहले आप ये बताएं। मुख्तलिफ सोच रखने वाले जो लोग हैं, वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। ये बात आप आज अपने दिमागों में डाल लें। जो भी मुख्तलिफ सोचता है, वो पाकिस्तान को अपना अगर कंट्री समझता है, तो फिर एक बार उसकी वफा चेक कर ले कि क्या वो भी जवाब में वो दे रहा है जो आप वफादारी उससे निभाने के कस्में और वादे और दीपक जला रहे, चिराग जला। वैसे आप रुके हुए हैं कि मैं ही इतना अच्छा बोल रहा हूं कि आप हम तनगोश हो गए। मेरा ख्याल आप, हाँ, वो अवैस जो है, खैर वो इस वक्त नहीं है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो अवैस ने आज मुझे लिया था इस लाइव पॉडकास्ट में, और मुझे मौका दिया। मुझे लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ, और जिस अंदाज से मुझे पता चला, मुझे भी अभी पता चला है, उन्होंने जब ये आप सबको बताया, तो मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है इस बात पर कि उनका चैनल यूट्यूब का अब उनका जो है वो हैक हो गया है। तो उनका चैनल ही नहीं है अब उनके पास। तो अब कोई बात नहीं, नया चैनल उन्होंने बना लिया है। मुख्तलिफ सोच रखने वाले नहीं, नहीं, जो। सॉरी, 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 मैं ये बिल्कुल भी कोई ऐसी है वैसी अटेम्प्ट नहीं थी। पता नहीं, शायद बाहर बर्फबारी शुरू हुई है अचानक से, तो वाईफाई जो सिग्नल्स थे वो डिसरप्ट हो गए थे। उज़ैर भाई, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। मैं ये समझा कि पता नहीं अवैस इकबाल हैक हो गया है। मैं ये समझा कि पता नहीं कुछ ऐसे इस्ताराती निजामात आए हैं जिन्होंने उसको एक जिंदा इंसान, शायद ये यहां तक भी निजाम हस्ती साइंस एक दिन पहुंचा दे कि यूं हुँ, करके हाथ डालकर अवैस ही एक बार, बहुत लाखों लोगों का दिल ये करता है हुँ, कि ऐसे करके निकाले और इसको यूं करके मसल दे। हुँ, मगर एक बात मैं उनसे कहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूं आपके सामने बैठा हुआ।
इतना ज़र्फ पैदा करो कि मुखालिफ सोच को सुनो, उसको दलील से जवाब दो। ये सोशल मीडिया का दौर है, भाग नहीं सकते हो आप। अब आप किसी से भाग नहीं सकते हो। ये भागोगे, लुक्कन मीटी खेलोगे, हार जाओगे। हम्म। हम्म। अगर किसी का आर्टिकल डिलीट करवाओगे, वो दुनिया भर में फैल जाएगा। यार अगर किसी सीरियसली, का जुरैन निजामानी ने जो शोहरत हासिल की है, वो फजीला काजी और उनके शौहर जो हैं कैसर निजामानी, वो क्या कहते हैं, पूरी उम्र की उनकी उनकी इवन की उनके फजीला के जो दादा नाना फजीला के वालिद थे काजी वाजिद, ये काजी वाजिद के नवासे हैं। इस बच्चे ने कमाल कर दिया सर। अच्छा, आपकी नजर में कर दिया होगा। मैं एक चूंकि बेवकूफों में से हूं, बीइंग अ डफर, मैं ये प्राउडली कहता हूं, मुझे नहीं ऐसा लगता कि उसने कोई बहुत कमाल कर दिया था। ये जो बातें वो कर रहा है ना, पाकिस्तान के गली मोहल्लों में छोटे छोटे बच्चे ये बातें कर रहे हैं। ये जो निजामानी कह रहा है ना, इससे भी ज्यादा आगे जाकर बड़ा बड़ा कुछ आम मोहल्ले की बैठकों में, चौकों में, चौराहों में, गली मोहल्लों में लोग कर रहे हैं। वो छप नहीं रहा है। और वो जो है ना, सीना बसीना मुंतकिल हो रहा है। एक आपको अक्सर सुनने को मैं मिलता है। आपको मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक दफा ऑफिस जाना था मुझे, जब मैं लाहौर में था, तो मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, तो मैंने ना रिक्शा किया। तो मैं रास्ते में ना रिक्शे वाला कहने लगा कि उन दिनों जनरल कमर जावेद बाजवा की हुकूमत थी, जिस तरह आजकल जनरल आसिम मुनीर की हुकूमत है। मैंने कहा, वो कहने लगा कि एलपीजी महंगी हो गई है। मैंने कहा, हाँ यार, हुकूमत बड़ी जालिम है। वो कहता नहीं, हुकूमत कुछ नहीं कर दी, बाजवे दी भैन दी सिरी। हम्म। यानी वाह। यानी एक 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 रिक्शे ड्राइवर को भी पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की अय्याशियां पूरी करने के लिए किस तरह से हुकूमत जो है गरीब अवाम का खून निचोड़ती है। सर, आप सिर्फ और सिर्फ मुल्तान का जो ऑफिसर्स मेस है, वो इतना शाहाना मेस है कि वो अपनी शान शौकत में व्हाइट हाउस को भी शर्माता है, जो व्हाइट हाउस वॉशिंगटन डीसी में वाक़ है, उजैर भाई। अच्छा, एक और भी मैं आपको एक अलग तरह से, चूंकि मैं एक आर्टिस्ट हूं, आर्टिस्टिकली भी एक बात करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें। जी जी। आपने देखा होगा कि जब पिछले अदवार हुआ करते थे मुशर्रफ का, या पिछला नवाज शरीफ का जो दौर था, या उससे पीछे जो बेनजीर, उस दौर में आर्टिस्टों को बड़ी आजादी थी कि वो क्रिटिसाइज कर सकते थे। हम सब उम्मीद से है जैसे प्रोग्राम चला करते थे, ऐसे बिल्कुल। जिसमें आपने अब गौर किया है कि ये अब सारे इस तरह के क्रिटिसाइज करने वाले प्रोग्राम बंद हैं। जिन पर क्रिटिसाइज होना चाहिए उनका कोई नाम भी नहीं लेता। अच्छा उजैर भाई, इसके ऊपर ना मेरा थोड़ा सा एक बड़ा दिलचस्प, मेरा एक अलग नजरिया है। आपको पता है कि जब 1933 में एडोल्फ हिटलर की नाज़ी पार्टी जर्मनी में बरसरे इक़्तिदार आई थी, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जर्मन सोसाइटी से ज्यूइश एलिमिनेशन का प्रोसेस शुरू किया, और उसके बाद लोग बकायदा एडोल्फ हिटलर से नफरत करने लग गए कि ये एक डिक्टेटर का रूप धार चुका है। तो बाकायदा जो है, जहाजों से जर्मन शहरों में एडोल्फ हिटलर के जो कार्टून थे, कैरिकेचर्स थे, वो खुद एडोल्फ हिटलर के हुक्म पर गिराए जाते थे। तो हम्म। उससे जो लोगों का उनका वेंटिलेशन हो जाती थी, लोग हंस पड़ते थे। ठीक है, कि यार ये देखो कि ये तो वही बात है जो हमारे दिल में है। तो बेसिकली जो एक डिक्टेटर होता है, वो इस तरह डिक्टेटर के अदवार में जो बल्दियाती गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको प्रमोट किया जाता है, लोगों को ये मुगालता देने के लिए कि आपका जमहूरी हक इंटैक्ट है। इसी तरह से हम सब उम्मीद से हैं, जैसे प्रोग्राम मुशर्रफ साहब इसलिए करवाते थे ताकि लोगों का एक वेंटिलेशन पॉइंट खुला रहे, लोगों का ग्रज वहां से निकल सके, और वो एक्टिवली बगावत के ऊपर ना हो। ये और मौका और पर भाई। और जिन जिन पे गुस्सा हो, शाम को यूनुस भट्ट साहब को पर्ची भेज के उनका चेजा भी करवाया जाए, एग्जैक्टली ताकि वो भी एग्जैक्टली बैठ के एग्जैक्टली। चिड़े हैं। मौलाना का 73 का आइन तो लेकर वो हर वक्त सवार रहते थे। तो खैर, मैं यूनुस मैं भट्ट साहब कहता से हूँ कि मेरी उस गुजारिश। प्रोग्राम को सबा कमर ने और इफ़्फ़त रहीम ने हाँ, चार चांद लगा सबा दिए थे अपने। कमर का क्या, सबा कमर की तो कोई, लेकिन यह है कि यूनुस भट्ट साहब कहाँ हैं आप? बड़ा कहते थे मैं तो बहुत बोल्ड लिखता हूं। कहाँ गई बोल्डनेस सर आपकी? आज लिखे ना कि आ रही है जंजीर की झनकार, खुदा खैर करे, कोई जालिब भी नहीं है। अरे कहाँ गए? इस धरती ने क्या इतनी बांझ हो गई है कि अब कोई एक भी शायर जालिब नहीं है हम में, जो आकर बता सके कि हमारी हालत क्या है। अरे कब तक ये जुल्फों और रुखसार और औरत के पेचो खम पे लिखते रहोगे? क्या आज कोई नहीं है? आज कोई जालिब नहीं है जो लिख सके कि क्या हो रहा है?
आज ये शायर कहाँ है? मैं ये सवाल करता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म की वसातत से, शायरों से, पाकिस्तान के अदीबों से, शायरों से, अरे कहाँ हो तुम? अरे कोई एक नज्म नहीं सुनने को मिल रही, कोई एक शेर नहीं, कोई एक गजल तक नहीं सुनने को मिल रही। कहाँ हो? कहाँ मैं हो? मैं उजैर भाई इसके ऊपर भी एक हट के पर्सपेक्टिव आपकी नजर से शेयर करता हूं। विल ड्यूरा ने अपनी किताब स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन के अंदर लिखा है कि जब जिनसी ख्वाहिश पैदा होती है एक मर्द के अंदर और जिनसी ख्वाहिश पूरी होती है, उसके दरमियान वक्फा जितना तवील होता है, यानी जिनसी ख्वाहिश के पैदा होने में और जिनसी ख्वाहिश के पूरा होने में वक्फा जितना तवील होता है, उतनी आपके अंदर की क्रिएटिविटी बाहर आती है। आप जिन सिन्फ मुखालिफ को इम्प्रेस करने के लिए नज्म लिखते हैं, शेर कहते हैं, नगमा कहते हैं, मौसीकी का सहारा लेते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया के दौर में वो जिनसी ख्वाहिश पैदा होने में और जिनसी ख्वाहिश पूरे होने में जो वक्फा है ना, वो बहुत कम हो गया है। इंस्टेंटली ब्रेकअप होता है, इंस्टेंटली पैचअप होता है, तो इस वजह से भी वो क्रिएटिविटी ना थोड़ी सी मुआशरे में आपको कम नजर आती है। सोशल मीडिया से पहले वो क्रिएटिविटी आपको बहुत ज्यादा नजर आती है। उजैर भाई। जी, आपने जिस तरह से ये जिनसी हवाले से ये बात की, तो मुझे आजकल केस नंबर 9 की याद आ गई। थोड़ा सा डिस्कस करूंगा उसको कि शाहजेब खानजादा के हवाले से। शाहजेब खानजादा साहब, आपको जो बातें अपने प्रोग्राम में करनी चाहिए थी, अब आप अपने ड्रामों में करते हैं। भाई ये बेचारे की मजबूरी है ना। ये शाहजेब ने अपनी क्रिएटिविटी जब उसने तस्लीम किया है कि मैं अपने शो में वो सच्चाइयां नहीं बयान कर सकता, तो उसी लिए मैंने फिक्शन का सहारा लिया, उसी लिए मैंने ड्रामे का सहारा लिया उजैर भाई। यानी आप देखें कि जो पाकिस्तान का बोलने वाला तबका है, वो सबसे ज्यादा खाइफ है इस वक्त। ये जितने एंकर हैं जो मुस्नुई जुबान लेकर बोल रहे हैं, पीटीवी पुराने के दौर पे जो ब्रॉडकास्टिंग हुआ करती थी कि शाम ये खबरों का वक्त हो गया, 9 बजे की खबरों के साथ पहली खबर सदर जियाउल हक आज सुबह सोकर उठे और उन्होंने दुआए खैर मगफरत फरमाई। दूसरी खबर आज जो है, जो सदर जियाउल हक ने तकरीब का दौरा किया और मुल्क की फौज का हौसला बुलंद किया। तीसरी खबर, सदर जियाउल हक आज शाम। सारी और खबरें। चौथी खबर, और सदर जियाउल हक ने मुल्क में जारी तरक्याती मंसूबों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। हाँ, और पांचवी खबर, सदर जियाउल हक ने इमरान खान से मुलाकात के बाद उनको कौमी टीम में वापस लाने का इरादा जाहिर किया और कौम को खुशखबरी सुनाई कि वो इंडिया के टूर में इमरान खान कप्तान होंगे। अरे सदर जियाउल हक ये खुशखबरियां सुनाया करता था कौम को कि इमरान खान कप्तान होगा, कोई बात नहीं, मैं ले आया उसे वापस। मैंने कहा मान लिया भाई। हाँ साहब, वैसे उस वक्त भी मान लिया करते थे इन लोगों की बात। वैसे वैसे उजैर भाई मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का बहुत बड़ा नाकिद रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं ना कि खराब घड़ी भी दिन में 2 दफा सही टाइम बताती है। वाह तो वाह। इमरान खान ने जिस तरह से जेल में रहकर और मजाहमत करके, हालांकि वो अगर आज डील करके बाहर आना चाहे तो आ सकता है, और वो जनरल कमर जावेद बाजवा की मदद से उसी तरह इक्तदार में आया था जिस तरह से आसिम मुनीर साहब की मदद से शहबाज शरीफ इक्तदार में आए हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी फौज को एक्सपोज किया है एक बहुत बड़े मैसिव लेवल पर। और आईएसपीआर के प्रोपेगेंडे से अब पाकिस्तान के अवाम मुतासर नहीं होते हैं, खासतौर पर जो पीटीआई आज पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो इमरान खान साहब स्वीप कर जाएंगे। क्या कहते हैं? होंगे क्या? क्या होगा ये कभी? पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या कभी होंगे? ऐसा तो ख्वाब ना दिखाएं कि अगर होंगे तो वो जीत जाएगा। अगर होंगे, अगर मगर चलेगी। पाकिस्तान में ना कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं, ना कभी इमरान खान आ सकता है, ना ये उसे आने देंगे। मैं ये समझता हूं इमरान खान अपना बेस्ट जो उम्र का हिस्सा है, जो अच्छी वो डिलीवर कर गया है। अच्छा कर गया, अच्छा परफॉर्म कर गया, ग्रेट बंदा था, बड़ा बंदा था, अच्छा खेल गया, एंड अच्छा कर गया, वो एंड पे और भी अच्छा खेल गया। इन लोगों ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने अंदर का कप्तान बाहर लेकर आया है आखिर में भी। ये 70 साल की उम्र में भी वो इमरान खान, वो जो क्रिकेट का कप्तान था, वो ले आया बाहर। उसने कहा कि चलो ठीक है, सारे एक लाइन में खड़े हो जाओ फिर, और मैं अकेला। जो मश्क सितम अपनानी है अपनाओ, बाहर मेरी बहनों को जितना भी पानी डालो, जो मर्जी, बीवी अंदर, सारा खानदान अंदर करो। अब वो जो मैं कहा करता था ना कि मैं जो जीत और हार पे लेक्चर दिया करता था, अब मैंने उस पे अमल करके दिखाना है अपनी कौम के बच्चों को। वो करके दिखाएगा। उजैर भाई आपको नहीं लगता कि अगर आज पाकिस्तानी फौज जो है, जिस तरह से जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान को डिच किया था
और अगर उसी तरह जनरल आसिम मुनीर जो है वो शहबाज शरीफ और जरदारी साहब को डिच करके इमरान खान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तो इमरान खान इस ऑफर को कबूल कर लेंगे? कैसे करेंगे डिच भाई? नून लीग वाले फौज, आप उन्हें एक बात कहते हो वो 10 मान लेते हैं। खान को आप 10 कहोगे वो एक भी नहीं मानेगा। आप उसे ला ही नहीं सकते, आपको पता चल गया है उसकी नहीं गर्दन सर, आपके आगे नहीं झुकेगी। जिस तरह से जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देनी थी, और खान साहब उस वक्त जमाने में उनको वक्त का वली जाहिर करते थे, और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सिटिंग कैबिनेट के इजलास में जनरल कमर जावेद बाजवा। बड़ी अहम बात कर रहे थे, मेरा ख्याल अवैस फिर, अवैस के इंटरनेट उनको जवाब दे गया, लेकिन अवैस आ रही मेरी? जी जी। जी जी, अब आ गई। जी जी। बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं कि जैसे वो पहले इनकी मान लिया करते थे, अब ये वो खान नहीं है। अब ये डियाला से रिफाइन होकर निकला है। जब निकलेगा, अगर निकालेंगे, वरना नहीं निकालेंगे इसे। अब ये वो नहीं है। अब मेरा ख्याल है उसने अपनी जिंदगी भर में जितनी गलतियां की थी ना, अकेला उनका खमियाजा अदा करने के लिए तैयार है। वो हो गई गलती, वो हो गया सारा कुछ उससे, पर अब वो उसका खमियाजा ठीक ठाक तरीके से अदा कर रहा है। और आप जैसे लोग जो उसके तनकीद निगार हुआ करते थे शदीद, यहां तक कि अब मैं आपके दिल में नरम नहीं, गोशे देख रहा हूं। उजैर भाई, क्या कहते हैं, जो दुश्मन का दुश्मन होता है मेरे नजदीक दोस्त होता है, ठीक है? तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है कि पाकिस्तान की मैंने 2018, जो 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन हुए थे, उसमें मैंने इमरान खान के खिलाफ नवाज शरीफ को वोट सिर्फ इसलिए दिया था, जिया बग्गा में जाकर लाहौर में, क्योंकि उस जमाने में नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहा था। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो भी पॉलिटिशियन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, फौज के ऊपर तनकीद करता है, मेरा वोट उसके साथ हुआ करता था। तो सेम इज द केस राइट नाउ। मैं अवैस थोड़ा सा एक लफ्ज कहूंगा, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इन्हें दुश्मन कहना चाहिए। हाँ, काम तो इनके दुश्मनों वाले ही हैं, सर, मगर आधा हम, आधा 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 पाकिस्तान तोड़ दिया। हाँ पाकिस्तान वो की साथ, फाइनेंशियल जो बैकबोन है वो इन्होंने खत्म कर दी। पाकिस्तान के अंदर सियासत की पनीरी को इन्होंने कभी पनपने नहीं दिया। पाकिस्तान के अंदर 4 मार्शल लॉ लगाए। इन्होंने बलूचिस्तान को एक मकबूजा टेरिटरी के अंदर तब्दील कर दिया। वीगो डालों को पाकिस्तान में अगवा का इस्तियारा बना दिया, ठीक है? मैं आप यकीन माने कि जब मैं एक जमाने में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बुखारी ऑडिटोरियम में एक दफा ऑल पाकिस्तान बाइलिंगुअल डेक्लामेशन को मैं जज कर रहा था, बीइंग अ सिटिंग जज, तो एक पीएफ एकेडमी रिसालपुर से कैडेट आया, उसने तकरीर करनी शुरू की, मजाहिया तकरीर, तो ना हॉल में हूटिंग शुरू हो गई। उसको इतना गुस्सा चढ़ा, उसने कहा कि मैं वीगो डाला भेजकर ना तुम लोगों को उठवा लूंगा। यानी ये पीएफ एकेडमी रिसालपुर के कैडेट के जहन में दौरान कैडेटशिप ये कहा जाता है कि ये जो ब्लडी सिविलियंस अगर तुम्हारे ऊपर हंसेंगे या तुमसे इख्तलाफ करेंगे तो तुम इस बात की मजाज हो कि उनको इस वीगो डाले के ऊपर तुम उठवा सकते हो। उजैर भाई, हम तो वो लोग हैं जो ये पुत्र हटाते नहीं विकदे सोन के रो पड़ा करते थे। हम तो इन पुत्रों को बहुत मान सम्मान की जगह पर रखते रहे हैं, इज्जत देते रहे हैं। जितना का हमें फेक नॉलेज दिया गया था, जितना का हमें 2 नंबर किताबों में भर भर के टीका लगाया गया था, उन हिसाबों से माशरती उलूम पढ़ के, तो जब वो ख्वाब टूटे हैं तो दर्द तो होता है। पर फिर भी जिन्हें कभी प्यार मैं किया मैं हो उन्हें मैं हम मैं कभी मैं उजैर हम भाई फिर भी आपके साथ कहते हैं, मैं हम फिर भी कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब का नाम भी अगर हम लें ना, तो हम उन्हें यही कहते हैं कि आसिम मुनीर साहिब। हम उन्हें तौहीन नहीं करते उनकी। ओवरसीज हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं तो हम डिबेट करते हैं, हम लॉजिक से बात करते हैं, हम तौहीन नहीं करते। हम बुरे तरीके से अपनी फौज के सरबराह को नहीं बुलाते, हम इज्जत करते हैं उनके ओहदे की। हम बात करते हैं उनसे, हम तनकीद जरूर करते हैं। मगर ये कौन से लोग हैं सर जो आपको ये बताते हैं कि आपके बारे में जो भी बात करे उसे उठा लो, ये कर लो, वो कर, ऐसे ना करें। हम तनकीद करते हैं, हम आपकी तजवीज उजैर नहीं साहब, करते। मैं आपके साथ कल मेरी हम पाकिस्तान के अंदर एक सीनियर सहाफी से बात हो रही थी,
तो उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले एनडीयू में रावलपिंडी में ना नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से सहाफियों को बुलाते हैं, एकेडमिक्स को बुलाते हैं। तो उससे ना ये खिताब कर रहे थे जनरल आसिम मुनीर साहब, सामने पॉलिटिशियंस बैठे थे, और उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब छोटे सूबे बनने की हिमायत कर रहे थे और कह रहे थे कि इन पॉलिटिशियंस ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। और सामने सेनेटर उनूशे रहमान बैठी थी और उनकी जो सिटिंग मिनिस्टर हैं, और इस तरह से आर्मी चीफ एक ग्रेड 22 का सरकारी मुलाजिम जो है इस तरह से पॉलिटिशियंस को जलील कर रहा था, जिस तरह से हर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तकरीब में आर्मी चीफ मौजूद होते हैं। तो इससे ये नहीं लगता कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ है, बल्कि ये लगता है कि आर्मी चीफ के साथ प्राइम मिनिस्टर है, जो कि हकीकत है। तो इससे मैंने ज्यादा मैंने इससे अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया, खुद अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर भाई लिया है। इससे मुझे ये बताएं कि ये जिस हाइब्रिड मॉडल की रट लगाते हैं, उस हाइब्रिड मॉडल की 73 के आइन में कोई गुंजाइश है? मैंने, आप ऐसे ना पूछे 73 के आइन में, ये मौलाना साहब का जुमला है, मौलाना फजलुर रहमान 73 के आइन के हाँ, ये तनाजुर में है। तनाजुर में एग्जैक्टली। हाँ, तो खैर बहरहाल अवैस, बड़ी ही डीप बातें हैं आपकी। आप जबरदस्त तरीके से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, मगर आप थोड़ा सा अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लें। अब आपका चैनल हैक हो गया, अब आपको थोड़ा सा तो पता होना चाहिए कि थोड़ा सा आपको भी, मेरा ख्याल है कि अपडेट करना चाहिए अपना सॉफ्टवेयर खुद ब खुद। यार उजैर भाई वो क्या कहते हैं, तू मशके सितम से हाथ ना खींच, मैं नहीं या वफा नहीं बाकी, एक तेरी दीद छिन गई मुझसे तो क्या, क्या दुनिया में क्या, वरना वाह, दुनिया में क्या नहीं बाकी, समथिंग लाइक दैट। उजैर साहब, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम अपने मौकफ को तब्दील कर ले बदलते हुए हालात के मुताबिक, तो हमारे मौकफ के अंदर एक कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, और हम लोगों की नजरों में गिर जाएंगे कि ये लोग गिरगिट की तरह बदलते हुए हालात के मुताबिक अपना रंग बदल लेते हैं। तो कोई तो हो जो आवाज उठाए, मतलब वो आज वो क्या शेर था कि इन जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां वाह, वाह, निकालेंगे। वाह, तो वाह, हम वाह। तो सूरज को गालियां निकालते हैं ना उजैर भाई। काश ये जुगनू शराब पी सकते, ताकि सूरज को ना सही किसी छोटे मोटे चिराग को ही गालियां निकाल लेते। यार मगर उजैर भाई मैं तो पाकिस्तान के अंदर बड़ा मुश्किल था अच्छी वाइन को एक्वायर करना, इवन के पाकिस्तान में जिसको ब्रांडेड वाइन कहकर बेचा जाता था, वो इधर आकर पता चला कि कुकिंग वाइन हुआ करती थी। तो कभी हम पीसी जाकर रॉबिन की मिन्नतें किया करते थे, कभी हम जाकर किसी बूट लेगर से मॉडल टाउन में टकरा करते थे। तो मुझे मुझे ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान में अच्छी दारू कहाँ से हासिल करते थे? पाकिस्तान में यार, हम देखें, कोई भी एक जर्नलिस्ट हो, सहाफी हो, अच्छी दारू तो क्या, जो मर्जी आप हासिल कर लें। प्रेस क्लब में जाएं, या वहां दुनिया की हर चीज मिलती है। आपको सारी चीजें प्रेस क्लब के अंदर ही मिल जाती हैं। मैं एक सहाफियों की बात कर रहा हूं, आप अच्छी दारू का पूछ रहे हैं। आप अच्छे सहाफी नहीं थे, इसलिए आपको अच्छी दारू नहीं नहीं मिलती थी सर, अवैध। मैं कराची के प्रेस क्लब से 10-12 साल पहले ग्रांट्स विस्की जो है वो तो पैंतीस फिर सौ रुपए की खरीद चुका हूं, मैं कराची प्रेस क्लब से। और लाहौर प्रेस क्लब के अंदर इस वक्त इंपोर्टेड दारू सहाफी अफोर्ड नहीं करते ना, या जो बड़े सहाफी हैं वो प्रेस क्लब आते नहीं है। तो द थिंग इज, वहां बनी ब्रेरी के कैंस ही मिलते हैं। तो मजे की सहाफी बात यह है, बरादरी से माजरत के साथ। मजे की बात यह है कि मेरे मोबाइल में ना 2 नंबर थे उन दिनों। मैं सीएनबीसी में था, जो समा टीवी के साथ एफिलेटेड था। तो उसमें हमारे सीईओ का नाम जो था ना, इम्तियाज था, इम्तियाज जैदी साहब। और मेरा जो कराची प्रेस क्लब के अंदर बूट लेगर था वो भी इम्तियाज था। तो मैंने इम्तियाज को प्रेस क्लब में मैसेज किया कि यार मुझे ग्रांट विस्की चाहिए, लेकिन वो मैसेज सेंड हो गया इम्तियाज जैदी साहब को, जो कि समा के सीईओ थे। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि यार अभी तक मैंने ये काम शुरू नहीं किया है, लेकिन मैं अपने पीएन के हाथों में कॉफी भेज रहा हूँ। बहरहाल, लेकिन जहां पर इस वक्त मैं रहता हूं अमेरिका में, यहाँ पर ये चीजें शुमार नहीं की जाती हैं। ये छोटी छोटी चीजें समझी जाती हैं। यहाँ विस्की की दुकान के साथ ही मस्जिद भी होती है, और मस्जिद के साथ ही मंदिर होता है, मंदिर के साथ ही अच्छा, गुरुद्वारा, और अल्लाह गुरुद्वारा। ताला को कोई गुस्सा भी नहीं चढ़ता? आपको बताऊं, मैं मुहर्रमुल हराम के दिनों में, नमी की रात को, आशूर थी सुबह, तो मैं ना पहुंचा, मरकजी इमाम बारगाह पहुंच गया। तो मैंने देखा कि मरकजी इमाम बारगाह के बिल्कुल साथ एक गोरे खड़े हैं, काफी सारे गोरे गोरियां डांस कर रहे हैं, और म्यूजिक चल रहा है टका के, और इधर मातम हो रहा है।
मैं बड़ा हैरान, मैंने वीडियो बना के व्लॉग भी किया। मैंने कहा यार ये यहाँ इख्तलाफ ही नहीं है, इनको ये कहते ही नहीं है बंद करो हमारा दिन है, वो अपना हाँ, मना और रहे हमारे हैं। हमारे मजहबी जज्बात की तौहीन हुई है, ठीक है। हाँ, अगर अगर लेकिन अगर यही यही चीज अगर अगर, यही हाँ लाहौर में यही, होते, हाँ कराची हाँ में लो, होते, हैदराबाद में होते, तो इनके मजहबी जज्बात ही क्या हाँ कहते हैं, इनके मजहबी जज्बात ना अगला मुखालिफ देखकर अपना अपना गुस्सा तय, जिस तरह बीवियां जो होती हैं वो अपना मुखालिफ देखकर तय करती हैं कि ऐसी कितना गुस्सा काटना है, इसी तरह ये भी इनके मजहबी जज्बात बड़े समझदार होते हैं सर। देखिए मजहबी जज्बात ऐसे ही अच्छे लगते हैं, ठंडे दिल से आप सबको ही कबूल करें। जो मातम करना चाहता है वो मातम करे, जो जुलूस निकालना चाहता है 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाले, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने की बजाय। पर होगा नहीं ऐसा, एक दूसरे को अगर लड़ाई ही नहीं करेंगे तो फिर मुख्तलिफ कैसे नजर आएंगे। पर मैं एक वैसे ही ख्वाब बुनता हूं कि मिलजुल कर बैठो, जो करना है करो यार एक दूसरे से। और जो भी दूसरा कोई अलग भी है, जैसे अवैस है हम में, ये पाकिस्तान का ही बच्चा है, पाकिस्तान का ही है, यही पला बड़ा है, कोई लाहौर का ही है ये कोई आज ऊपर से तो नहीं नाजल हुआ कि इसकी सोच अलग है। अगर इसकी अलग है, इसको भी बिठाओ अपने साथ, हम्म। डिबेट करो इसको भी। जैसे जावेद अख्तर साहब की डिबेट हुई है, इसको भी बुलाओ दुबई में डिबेट के लिए, अमेरिका हो इसके साथ करो डिबेट, क्यों और नहीं अगर करते। आप और अगर अमेरिका नहीं आ सकते, आप ऑनलाइन ही डिबेट कर लें। मैंने तो बकायदा मुफ्ती शुमाइल नदवी को ऑनलाइन क्या ईमेल, डिबेट करे, चैनल ही डिलीट कर दिया है, क्या डिबेट करें सर यार। कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा चैनल सर, यार जिंदा सोहबत बाकी। तो मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब ने उस ईमेल का कोई जवाब भी नहीं दिया, और मुझे बकायदा इंस्टा पर ब्लॉक भी कर दिया उजैर सर साहब। आपको, मेरा नहीं ख्याल मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब जो हैं वो आपके साथ डिबेट करेंगे, अनटिल हम्म। अनलेस कोई बहुत अनहोनी हो जाए तो पता नहीं, लेकिन मेरा नहीं हम्म। ख्याल है वो करते हैं, उन्हीं लोगों से करेंगे। जैसे जावेद साहब है, वो कोई डिबेट के बंदे नहीं थे, वो इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, उनकी हम्म। बातें समझने के लिए एक अलग तरह की सोच का होना जरूरी है। वो हम्म। पोइटिक ख्यालात वाले बंदे हैं, वो हम्म। दुनिया को जिस तरह से देखा वो अलग है। अगर हम्म। आपको वो समझ नहीं आता वो एक अलग चीज है, लेकिन मेरा ये ख्याल है तो, कि मेरा ख्याल है कि वो C-130 हैं, और वो F-16 की डॉग फाइट में पहुंच गए थे। हाँ लेकिन ये बड़ी हिम्मत की बात है उन्होंने कि देखें इतनी बड़ी तादाद है माशाल्लाह मुसलमानों की, और उनमें से निकल कर ही वो अपना एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर लेकर सामने आ रहे हैं। वो ये नहीं है कि वो कोई लोगों से छुप रहे हैं, वो बल्कि बताते हैं लोगों को कि मैं ऐसे सोचता हूँ। तो अच्छा, जहर भाई, आप बीइंग अ मुस्लिम क्या समझते हैं कि इससे पहले मुसलमान आप उलमा आपस में लड़ाई किया करते थे कि बरेलवी ठीक है, देवबंदी ठीक है, शिया ठीक है, अहमदी काफर हैं, ठीक है, बोहरी जो है वो काफर हैं, लेकिन अब ये सारे फिरके मिलकर मुल्हिदों के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं। अब इन्होंने उसमें आपस की डिबेट्स अवैस, छोड़नी है। उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है, आप इतना वो ना बने, आपका बहुत हाथ है उसमें। आपका मुसलमानों को इस इत्तेहाद तक लाना बहुत हाथ है आपका। और जिन्होंने भी इनका चैनल किया है ना हैक, दे दो इन्हें, पागल। ये तो मुसलमानों को जोड़ रहा है, इसकी वजह हम्म। से तो उनमें इत्तेहाद आ रहा है। इस तरह हम्म। के तो 10 और आ गए तो मुसलमान एक हो जाएंगे। और उनका वो ख्वाब एक पूरा तू और उनका वो ख्वाब एक तू पूरा हो मुस्लिम जाएगा हरम की कि पासबानी के। पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशकर। मैं उजैर भाई, मैं अक्सर सोचा करता था जब मैं टेलीविजन पर खबरें पढ़ा करता था कि अगर कभी आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ दीपर पर आ जाएं, तो मैं उनसे कहूंगा कि आ हजूर, क्या आप सुन्नी मुसलमान हैं या शिया मुसलमान हैं? जिस पर वो हैरान होकर पूछेंगे कि ये सुन्नी और शिया क्या होता है। मैंने कहा, हुजूर आपको नहीं पता, मुसलमानों की दो बड़ी किस्में होती हैं। एक वो जो समझते हैं कि हजरत अली से विलायत का सिलसिला जारी और सारी है, और दूसरे वो समझते हैं कि हजरत अबू बकर ने पहला खलीफा बनकर ठीक किया था। तो उसके ऊपर आ हजूर जवाब देंगे कि भाई, मैं तो किसी सुन्नी और शिया मुसलमान को नहीं जानता, मैं तो एक सीधा सीधा मुसलमान हूं, और मैं इस्लाम का बानी हूं। अवैस ये देखें कि सिर्फ शिया और सुन्नी नहीं, अब तो काफी ज्यादा फिरके हैं हम्म। जिन्हें अब गिना भी नहीं जा सकता। शिया और हम्म। सुन्नी की जो थी एक बाउंड्री, अब वो नहीं, अब तो इनके कोई 100 से ऊपर तो मैं आपको गिनवा देता हूँ थोड़ा थोड़ा देखिए सोच ना, के। सांपों की, आमों की, और इस्लाम के फिरकों की बेतहाशा इकसाम है। अब बहुत ज्यादा फिरके हैं, और जो भी मुख्तलिफ सोच लेके आता है वो एक नया फिरका बना लेता है। लेकिन और खैर सबसे बहरहाल, जो जो रीसेंट फिरका है मेरे नजदीक, वो फिरका गामदिया है। गामदिया के बाद इंजीनियर साहब एक बहुत अपनी एक अलहदा सोच लेके आए हैं। वो उनके भी मानने वाले स्टूडेंट्स की तादाद जो है बहुत ज्यादा है उनके, देखें। हम्म।
तो अब तो माशाल्लाह वो जेल की यात्रा करके आए हैं, और जेल की यात्रा के बाद वो पवित्र हो चुके हैं, क्योंकि हम्म। वहां उनको गंगा स्नान दिया गया, जल दिया गया, और वहां उजैर भाई, उनकी। एक पाकिस्तान में जुनैद हफीज के ऊपर अगर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगे तो उसे सजाए मौत सुना दी जाती है, वो जेल के अंदर चक्की पीस रहा होता है। वही इल्जाम ब्लास्फेमी का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर लगे तो उसकी जमानत भी हो जाती है। तो क्या ये खुला तजाद एक नहीं? एक 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 कोई पॉडकास्ट हुई है 1-2 दिन पहले उनकी किसी के साथ, और ये इस मौजू पे यही सवाल जो आपने किया है, ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो वो डगमगा गए थे। इंजीनियर साहब वाज़ेह तौर पर डगमगा गए, और ऐसा इतना वो वायरल हो रहा है क्लिप, जिसमें वो गुस्से में भी आ गए, यहाँ तक कि वो फुप्पो तक पहुंच गए, एंकर की। और यहाँ तक कि उन्होंने इस सवाल के जवाब में भोंगियां भी मार दी 10-12 कट्ठी। हम्म। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को इतना बुखलाया हुआ नहीं देखा जो वो उस पॉडकास्ट में नजर आया। और एक हम्म। बहुत बड़ा मौकफ, ये आप कह रहे हैं ना, वो 3 महीने में बाहर आ गए। बाहर कोई लाने वाला ही ला सकता है, और वो बिग लाने डैडी। वाली बिग ताकत डैडी। हर बिग डैडी। और वो हाँ, और वो लाने वाली ताकत हर हाल में अदालत से बड़ी होनी चाहिए, जाहिर। जस्टिस से ऊपर होनी चाहिए, इंसाफ से ऊपर की चीज। आप देखिए देखिए देखिए, आप जस्टिस के पीछे ऊपर तो पाकिस्तान में फील्ड मार्शल ही होता है ना। तो वो तो आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान दुनिया की एक एटमी ताकत है, दुनिया की 10वीं या 11वीं बड़ी अस्करी कुव्वत है, 25 करोड़ का मुल्क है, उसमें डक्की भाई की रिहाई में फील्ड मार्शल अपना किरदार अदा करते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की रिहाई में फील्ड मार्शल अपना किरदार अदा करते हैं। और जिन लोगों को बिग ब्रादर यानी फील्ड मार्शल की खिदमात मैसर नहीं होती, उनकी माएं बहनें जो हैं अपने प्यारों की तस्वीरें लिए जो हैं सड़कों पर बैठी रहती हैं, और आईएसपीआर की जानिब से ने दहशतगर्द करार दिया जाता है यार उजैर भाई। और ये आप हम कहते नहीं कह रहे, हैं ये हम मैंने नहीं कह रहे, अगर कोई सुन रहा है, हम तो दोहरा रहे हैं ये बात, खुद इंजीनियर के मुंह पर उसने कही है, और इंजीनियर ने उसके ऊपर ये सटपटाए हुए बोंगियां मार के जवाब दिए। ये हम नहीं कह रहे, ये वो खुद ही कह रहे हैं। ये जो अवैस बातें कर रहे हैं, ये वो इंजीनियर साहब ने खुद ही कही हैं कि, और उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, ऐसे जैसे वो परेशान हो गए, ऐसे जैसे कि केस 9 में वही विक्टिम वही है, वो जिन्होंने वो जिनसी जुर्म किया था, शाहजेब खानजादा के लेकिन उजैर असली भाई, हीरो। मैंने पिछले दिनों केस नंबर 9 के हवाले से एक वीडियो भी अपलोड की थी कि जी जी, मेरी नजरों से गुजरी थी वो। केस नंबर की 9 के अंदर जो सरकमस्टांशियल एविडेंस है, जो वीडियो फुटेज है, जो गवाहों के बयानात हैं, उनकी बुनियाद पर उन्होंने कामरान को सजा 25 साल की सजा सुनाई। अगर तो जना का जुर्म साबित हुआ है, तो जना का जो जुर्म है वो साबित होने पर उसकी सजा शादीशुदा मर्द के लिए कुरान के मुताबिक संसारी है। और पाकिस्तान के अंदर कोई कानून कुरान और सुन्नत के मनाफी नहीं बन सकता। लेकिन एट द सेम टाइम उस जना के जुर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए इस्लाम में 4 आकिल और बालिग मर्द मुसलमान गवाहों की मौजूदगी जरूरी है, जिन्होंने एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन बिल्कुल ऐसे देखा हो जैसे कुएं के अंदर डोल जाता है या जो धागा है सुई के अंदर जाता है। तो बेसिकली वो जोश मली आबादी कहा करते थे कि ये जना की नहीं हमाकत की सजा है कि 4 लोगों के सामने किया क्यों। और इस्लाम इतना खुले दिल का मजहब है कि वो 3 आकिल और बालिग मर्द मुसलमानों के सामने आपको रेप करने की इजाजत देता है, कि स्टैब्लिश ही नहीं होगा। आप यूट्यूब पर सिर्फ एक लफ्ज लिखना, मुनव्वर हसन साहब का एक इंटरव्यू है पड़ा हुआ पुराना, जमात इस्लामी के अमीर हुआ करते थे वो। जी जी। एक उस दौर में, जिस दौर में जबान खोलना ही जुर्म था, एक एंकर ने उनसे पूछा कि अगर कोई ऐसा केस आए तो लड़की को क्या करना चाहिए, हम्म। जबर हो किसी लड़की के साथ तो क्या करना चाहिए। तो मुनव्वर हसन साहब ने कहा था, अपना मुंह बंद रखना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। एंकर ने कहा, उसके साथ जबर हो और खामोश हो जाए वो? तो उन्होंने कहा, हाँ खामोश हो जाए, क्योंकि अगर वो बोलेगी तो सोसाइटी में फहाशी फैलने का खतरा है। ये कोई 10-12 साल पुराना है, आप मुनव्वर हसन का लिखें और साथ रेफरेंस अगर दें। अगर अगर इस तरह के मजहबी उलमा की अपनी बेटियों के साथ मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर हो तो क्या ये वो लोग चले अपने। गए हैं अब इस दुनिया में, मुनव्वर हसन साहब मरहूम, अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनका वो क्लिप के जब तक यूट्यूब है तब तक वो रहेगा, और वो पड़ा हुआ है एक सवाल बनकर। जो भी बंदा उस वीडियो को देखेगा वो सोचेगा, जो सोचेगा वो वो आपकी किताबों से निकल जाएगा फिर। या तो उस वीडियो क्लिप को हटा दो और कह दो कि उस वक्त वो जो मुनव्वर हसन साहब की ये स्टेटमेंट थी वो गलत थी, क्योंकि उस वक्त उनकी स्टेटमेंट
पूरे हम्म। पाकिस्तान के एक जहनों की अतास हुआ करती थी, जमात इस्लामी का अमीर होना कोई शुगल है? हम्म। और वो भी इतने वैसे अरसे तक रहना, वैसे और वैसे टीवी पे बैठ के वैसे वैसे एंकर के, वो मुझे मुझे अगर आप लगता है कि जमात इस्लामी का अमीर होना वाकई एक शुगल है। मतलब ये लोग शुगल के अलावा करते क्या है सर? देखें, आप पाकिस्तान में होते ना, फिर वो बताते आपको क्या करते हैं। नहीं सर, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जमीयत से कुट खा चुका हूँ। बस अभी तक तो सिर्फ कोटी खाई थी आपने, आपने सिर्फ कोट का सुना हुआ है। अब इनके पास नए नए हथकंडे आ गए हैं। अब ये हम्म। ना सिर्फ लोगों के कपड़े उतारते हैं, बल्कि वीडियोस भी बनाते हैं और फिर उनको थ्रेट। अब बहुत आगे चली गई है तशद्दुद की फिजा। अब हम्म। ये सिगरेट बुझाने सुलगाने से गेम आगे निकल गई है। अब वो दौर गए कि जब अंगूठों को नोचा जाता था, प्लास के साथ नाखून निकाले जाते थे, और क्रिकेट के स्टेडियम में भरे मजमे में सहाफियों को कोड़े मारे जाते थे नंगा करके। नहीं नहीं सर, उजैर साहब, मैं इस और बात का मखसूस लोगों को इस उनकी बात का तस्वीरें खींचने की इजाजत दी जाती थी। इस बात का मैं तशद्दीद गवाह हूं कि पाकिस्तान के अनारकली। अजीम फोटोग्राफर और सहाफियों के पास वो तस्वीरें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हुई हैं, जिनमें वो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं, जिनमें सहाफियों को नंगा करके कोड़े मारे जा रहे हैं। क्या जुर्म था उनका, जिन्हें गद्दार कह के कोड़े मार, जैर आज भाई, समझ आ रही? अनारकली अनारकली लाहौर के साथ और डेंटल कॉलेज के दरमियान में ना खालिद बिन वलीद हॉस्टल है पंजाब यूनिवर्सिटी का। उसके कमरा नंबर 19 के बाहर आज से 20-22 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो इन्होंने इस्लामी जमीयत तलबा लाइब्रेरी लिखकर लगाया हुआ था। तो ये मुझे वहां उठाकर ले गए थे, और वो जो नीचे वाला दराज था उसके अंदर डंडे और स्त्रियां पड़े हुए थे। और एक कह रहा था कि एन्नू में छड़ना नहीं है, दूसरा कहता नहीं नहीं हमारा भाई है, उसको मैं प्यार से समझा लूंगा। वो गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी वहां पर खेलते हैं। और यही जमीयत जो है आज भी पाकिस्तान के कैंपसेस के अंदर वही बदमाशी जो है इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के ऊपर करती है। और इस्टेब्लिशमेंट के अफसरान के अपने बच्चे उन कैंपसेस की हवा भी नहीं देखते हैं। वो या लम्स जाते हैं या लस्सी जाते हैं या निजी यूनिवर्सिटी जाते हैं जहां ये जमीयत है ही नहीं। यानी पाकिस्तान के अंदर एजुकेशनल जो एनवायरनमेंट है उसकी भी तखसीस है उजैर भाई। बिल्कुल। जब मुझे अपने कॉलेज का पहला दिन याद आ गया, मैं ये तो नहीं बताऊंगा कौन सा सन, फिर आप मेरी एज जज करोगे। मेरा जिस दिन फर्स्ट ईयर था ना जिसे मुझे लगता है कि कॉलेज, आप भी डॉक्टर नबीहा की तरह 34 साल के हैं। जी जी, आप इससे भी कम कर लें। तो हम्म। जब मैं पहले दिन वैस भाई कॉलेज गया ना, गेट अंदर ही घुसा था कि ठा फायर बजा और एक मुंडा मेरे सामने आके लम्हा पै गया और एक्सपायर हो गया। कौन से कॉलेज में? डिग्री कॉलेज, ये खालसा कॉलेज, डिग्री कॉलेज जो फैसलाबाद का था। तो मैं क्या है कि मैं कॉलेज आया हूं, कौम दा अजीम सपूत जो पढ़ने जा रहा है घर से कुछ बनने के लिए, साइंस और टेक्नोलॉजी में नाम करेगा, बच्चा हमारा बड़ा काम करेगा, दुनिया में रोशन नाम करेगा, चांद तारा चमकता रहे। वो गया पहले दिन कॉलेज, और लाश आके ਉਹਦੇ ਪਈ ਤੇ एमएसएफ और पीएसएफ दी फाइट हुई, एक दूजे ते अन्नी फायरिंग, और वो एक बंदा एक्सपायर हो गया। मैं क्या पढ़ूंगा? मेरी आंखों के आगे से आज तक वो मंजर जाता ही नहीं है। मैं जब भी किसी कॉलेज और स्कूल या यूनिवर्सिटी के अंदर जाता हूं, गेट के अंदर कदम रखता हूं, मुझे यही लगता है कि कोई लाश आके मेरे पैरों में गिर गई है, और मैं वही पहुंच जाता हूं अपने पहले दिन में। मैं कभी नहीं भूल सका वो मंजर, कभी भी नहीं। आज तक उस कातिल को सजा भी नहीं मिली होगी। वो कौन, पता नहीं कौन कातिल, वो तो बाद में कॉलेज के अंदर ही कंटीनों पे बैठ के गुंडागर्दी करते रहे, उन्हें किसने लेकिन हमने गिरफ्तार तो कर हमने सकता? तो सुना है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये बंदा अल्लाह की मर्जी के बगैर ही मर गया था। आपके सामने की बातें हैं ये सारी। आपको भी तो फैंटियां पड़ी हुई हैं वैस भाई, आपने कौन सा जिंदगी में फैंटियां खाई नहीं है? हम्म। और लेकिन ये है, अच्छे पर्पस के लिए मार भी पड़ जाए तो खैर है यार। एक वक्त आता है जिंदगी में बंदा फख्र करता है। यार उजैर भाई, आप इतना इतना मुख्तलिफ मौकफ रखते हैं, तो आपने पाकिस्तान की सोसाइटी में इतना अरसा सरवाइव कैसे किया? बिल्कुल जैसे एक कैदी जेल में करता है। क्यों? मैं बहुत ही मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी था, मैं तो अपने मुल्क के लिए जान निछावर करने वालों में से था। हम्म। यानी हमें तो खून में हमारे मुल्क का मोहब्बत दी गई थी। मगर जब चीजें मैंने अपनी अकल से, अपने शऊर से देखी, और मुझे जिस दिन पता चल गया, मैं अपने वाले साहब को लेके हॉस्पिटल जा रहा था अवैस भाई, एक अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, इमरजेंसी वार्ड में। मैं सहाफी था, मेरा मुझे शहर जानते थे, लोग जानते थे, मेरी एक एक आवाज थी।
मेरे जैसे बंदे के साथ ये हो रहा है। मैं हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल में सब इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो डॉक्टर सोए हुए हैं कुंडियां लगा के। मैंने अकेले अकेले कुंडियां खड़काई, एक डॉक्टर ने कुंडी खोली, मैंने उसे अपना तारुफ करवाया, उसने मेरे नाम की हया खाई और बगैर मेरे बाप को देखे कि उसकी हालत क्या है पर्ची पे टीका लिख दिया। मैं वो मेरा दिमाग शल हो गया। मैंने कहा पता नहीं ये टीका ही शिफा है। मैं भागा भागा गया, तो जाकर मैंने वो जो दवाइयों की दुकान हॉस्पिटल के अंदर ही मेडिकल स्टोर, मैंने वहां जाकर नॉक किया, वो सोए हुए थे अंदर हॉस्पिटल के अंदर। उन्हें जगाया, वो टीका लिया, आया, मैंने अपने डैड को दिखाया, वो अमेरिका पूरी दुनिया फिरे हुए थे। उन्हें पूरी दुनिया के अंदर वो मेरे डैड फिरे हुए थे। उन्होंने कहा बेटे उसने मुझे बगैर देखे ही टीका लिख दिया। मैंने कहा डैड हाँ, उसने ये देखा ही नहीं, वो चाहता है आप मर जाएं, डॉक्टर चाहता है आप मर जाएं, उसने आपकी मौत का इंजेक्शन लिख दिया है। डैड चलो यहां से, टीका फेंका हमने वहीं, हम हम बाहर निकले और वापस ले आया मैं अपने वालिद उजैर साहब भाई, को। ये कौन सा हॉस्पिटल था? ये खतीजा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो जो ये जो पीपल्स पार्टी के एमएनए है, उनकी ये जेर सरपरस्ती ये फैसलाबाद में खतीजा मेमोरियल हॉस्पिटल। मैं फिर बता रहा हूं, तहकीक कर लेना अब जाकर वहां पर, वहां डॉक्टर नहीं कसाई थे। मैंने जब ये मंजर देखा, मेरा बाप मेरी आंखों के सामने मर गया, मेरी माँ मौत के बिस्तर पे पड़ी थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जब मैं अमेरिका लाया यहाँ, उसकी उसकी बंद सांसें चला दी इन डॉक्टरों ने और कहा कि वो सारी इलाज की पर्चियां जो तुम्हारी माँ की थी डॉक्टर करते थे वो कहाँ है। मैंने जब उन्हें दिखाई, ये मेरी माँ की ट्रीटमेंट की पर्चियां, ये मेरे डैड की, उन्होंने देखी, उन्होंने कहा ये तो जहर है, तुम्हारी माँ की आंखों की बिनाई इसलिए गई, उसके ऊपर गलत शुआएं लगाई गई उसकी आंखों को, उसको तो गलत हुई, ये तो जहर। ये अमेरिका के डॉक्टरों ने जब बताया, मेरे तोते उड़ गए। मैं जिन्हें मसीहा कहा करता था, मैं उनके उनके क्या रंग देखूं मैं, मुझे बताएं। आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने अपने माँ और बाप को। पाकिस्तान में यही डॉक्टर जो हैं अब चूंकि इतने ज्यादा इस्लामी हो चुके हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव से पहले बैंकॉक का टूर मांगा करते थे, अब उम्रे की टिकट मांगते हैं। मैंने छोड़ दिया था उसी वक्त ही पाकिस्तान, जब मैंने ये देख लिया था कि यहाँ तो हमारी इज्जत तो क्या, हमारी जानें तो क्या, हमारे माल तो क्या, हमारी वफा तो क्या, हमारा पाल भी महफूज नहीं है, हमारा है ही नहीं है। कोई भी आएगा जब मर्जी उठा के ले जाएगा, नंगा करेगा, मारेगा, हम कानों की तरह घूमते रहेंगे मोहल्ले में। मैं समझ गया था, मुहिब्बे वतनी का टीका जो लगा था वो उसी दिन सारा सारा हवा हवा चक्कर हो गया था। मैं उसी दिन सोचने लग गया था हर वो तरीका कि मैं यहां से कैसे निकलूं, अपनी फैमिली को कैसे निकालूं। नहीं नहीं, मैं यहां शादी नहीं करूंगा, मेरे बच्चे पैदा हो जाएंगे, वो यहीं होंगे। मैंने जो देखा, मेरे बच्चे भी क्या वो देखेंगे, मैंने जो सहा क्या वो भी वही सहेंगे, मेरे अंदर में से, मेरे वजूद से निकलकर एक टुकड़ा वही सहेगा जो मैंने सहा है। मैं उसी दिन मर गया था। मैंने तो फौरी तौर पे अवैस अपने आप को लाताल्लुक कर लिया था। तो और मैं आपको रेडियो लगता को, है उजैर भाई कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी सी जेल है? जेल तो जेल तो फिर भी अच्छा, एक जेल में भी कुछ बेहतर हुकूक होते हैं, जेल में हो भी कुछ सकती है। हुकूक होते हैं। वो हाँ खदीजा कैदी, मंसूर की एक नज्म है कि जंगलों का भी कानून होता है। जेल के तो फिर भी कोई कवानीन और कवायद और जवाबत होते हैं। बाहर पाकिस्तान में आजाद आजाद जो लोग सड़कों पे फिरते हैं, क्या हैसियत है उनकी जिंदगियों की कि कोई जज का बेटा आएगा, मारेगा, अगले दिन बाहर आ जाएगा। हम्म। क्या हैसियत है इनकी। वो जो नताशा थी जो कि फुल और आइस के आगे नशे में हमें थी। कहते हैं, हमें कहते हैं अबे कानून हमारे की पास इज्जत आके है। शुक्रिया अदा किया करो कि हम वो कहते हैं जो तुम नहीं कह सकते, और तब से कह रहे हैं जब तुमने सोचा भी नहीं था, तब तुम हमें गद्दार कहा करते थे। आज तुम हमारे पास आके बैठ के कहते हो वापस आके बोल के दिखाओ, आप हमें भी मरा हुआ ही देखना चाहते हो। शुक्र करो कि तुम्हारी कोई आवाज है, शुक्र करो कि तुम पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफी पे कोई चीखता है, शुक्र करो कोई कोई आप उसे भी और चुप करवाना चाहते। उजैर भाई, इस्लाम जो है ना वो अमीर कातिलों और गरीब कातिलों से अलग अलग सलूक करता है। गरीब कातिल के बारे में इस्लाम कहता है कि आंख के बदले आंख, ठीक है, और अमीर कातिल को ना दियत देकर
माफी मिल जाती होती है, कत्ल से भी माफी मिल जाती है। अब ये नताशा केस में भी यही हुआ, और जिस तरह जज साहब के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे उस बच्ची को दिया, तो मुझे मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इस्लाम का और इस्टेब्लिशमेंट का और जो अशराफिया का गठजोड़ है, वो पाकिस्तान के अवाम के जो हकूक है अपनी टोटालिटी के अंदर गसब कर रहा है। उजैर भाई, अवैस, आप इस्लाम से इसे थोड़ा सा ना जोड़ें, या शायद मुझे थोड़ा सा बोल लेने दे 2 मिनट। क्यों? कि क्या अभी आपने जो मिसाल पेश की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज इस दुनिया में होते तो ये हालत देखते इन पाकिस्तान में इस्लाम की, तो शायद वो इस इस्लाम से लाताल्लुकी का इजहार करते कि मैं अरब में 1400 साल पहले जो लेकर आया था वो ये नहीं है, जो ये बना लिया है ना इन्होंने इस्लाम के नाम पर, वो इनकी अपनी इजादात का सेहरा है। वो यहाँ की रीत रिवाज कल्चर, इनके पुराने बर्रे सगीर के जो निजाम, मेहंदी फंक्शन, सारा डांस, सब खुले जहर भाई, हो गए। मेरे ख्याल में जो इजाद मार्कोनी ने रेडियो की शक्ल में की थी, आज उस रेडियो के अंदर इम्प्रूवमेंट्स भी तो आई है ना। तो क्योंकि मेरी आप राय में देखिए वो इस्लाम पाकिस्तान के इस्लाम में और इस्लाम की दुनिया, इजाद है ना, तो उसमें पाकिस्तान में जो इस्लाम का मॉडल है आपको उसमें और दुनिया के दीगर इस्लामी ममालिक में जो इस्लामिक मॉडल है, फर्क तो नजर आता है ना वैस। ये फर्क साफ बता रहा है कि वो कुछ और है, मजहब के नाम पर वहां कुछ और हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं कहता हूं आप कभी जितने लोग मेरी ये आवाज सुन रहे हैं, एक छोटी सी 30 सेकंड अवैस, मैं आप एक मश्क देता हूं इनको। ये सब जितने भी फिरके हैं, ये सब चूंकि एक दूसरे की नजर में एक दूसरे को गलत और काफर समझते हैं, जितना मर्जी ये कह लें कि हम एक दूसरे को काफर नहीं समझते, वो मुल्हदीन के सामने बैठकर ही ये बात कह सकते हैं। कभी आपस में एक दूसरे के सामने बैठ के ये बात नहीं करते कि हम एक दूसरे को नहीं समझते, क्योंकि इनके पास किताबें हैं। हाँ, वैस के सामने बैठ के कह देंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि ये कौन सा हम में से रहा है, बड़े आराम से झूठ बोल देंगे। मेरे दोस्तों, सर वो पाकिस्तान की दीवारों में नहीं लिखा होता था काफर काफर शिया काफर? मैंने खुद पढ़ा हुआ है, मैंने अपनी आंखों से, मैं अपने दोस्त की वालदा का जनाजा नहीं पढ़ने गया जब लोगों को पता चला कि वो 2 जनाजे पढ़े थे, इकट्ठे पढ़ने की फरमाइश की गई। एक सुन्नी थी, एक और खातून शिया थी। सुन्नियों को जब पता चला कि ये खातून शिया है, शियों ने तो उनका पढ़ लिया, लेकिन जब दूसरे जनाजे की बारी आई, मैंने अपनी आंखों से देखा 60-70% मजमा बाहर चला गया, ये कहकर हमने शिया का जनाजा नहीं पढ़ना। बखुदा उस दिन मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये मैं सुनी सुनाई नहीं, कमर अब्बास खान रेडियो की एक बहुत बड़ी आवाज है, ये उनकी वालदा की डेथ की मैं बात कर रहा हूं। पाकिस्तान जानता है ऐसे ब्रॉडकास्टर था वो, ये उसकी वालदा की डेथ की बात करूं, और वो भी खड़ा देख रहा है यार कि असी ते पढ़ लिया उन्हों का जनाजा, उन्होंने साडा जनाजा भी नहीं पढ़िया। और तो ये कह के भाई, ये सुन्नी और शिया मुसलमान आपस में एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि एक दूसरे का जनाजा तक नहीं पढ़ते। इनकी जो इनके इनके कब्रिस्तान भी अलग होते हैं सिर्फ, हाँ, इनके कब्रिस्तान अलग होते हैं। कोई भी जाकर आप पाकिस्तान में ये तहकीक कर ले, बहुत ही कम ऐसा होगा, कुछ शाज़ो नादिर केसेस होंगे कि जहां ये कहीं ऐसा ना हुआ हो, वरना इनके कब्रिस्तान अलग हैं। उनके कब्रिस्तान अहले बैत के नाम पे होते हैं, इनके कब्रिस्तान और दूसरे नामों पे होते हैं। ये तो बड़ी जबरदस्त तफरीक है, कब्रिस्तान अलग होते। एक चीज कॉमन है कि चर्च दोनों में पी जाती है। और लेकिन यह है कि शिया जो लोग हैं उनकी, वो चूंकि जुबान, अहले जुबान होते हैं, उनमें अक्सर लोग जुबानदानी, शायरी, नोहे के नाम, नोहे और मरसिए की वजह से उनका शायरी से ताल्लुक होता है, तो वो थोड़े से इजहार में आजाद होते हैं। यानी थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने की सलाहियत या सुनने की, जज़ब करने की उनमें थोड़ी ज्यादा होती है दीगर की बनिस्बत, क्योंकि वो थोड़ा सा, एक तो वो क्लियत में है, पहले ही कम है, रगड़े खा के तो डरे डरे से हैं। दूसरे नंबर पे वो थोड़ा बोल्डनेस सुन लेते हैं, क्योंकि उनका शेरो अदब से थोड़ा बहुत ताल्लुक है, वो हराम नहीं समझते शायरी को। मैंने भी शिया उलमा को काफी ज्यादा मुतहम्मिल मिजाज पाया है। वो हर तरह की सर जो सर मैं मीर अनीस का फैन हूँ, बहुत बड़ा। मीर अनीस की उर्दू मरसिया पढ़ लो आप, ये इस बात से कतई नजर होकर आपके वो मजहबी शायरी है, आप मीर अनीस की वो शायरी पढ़ो, आपको लगेगा ये किसी इंसान के बस की शायरी है ही नहीं। आप, ये मैं दावे से कहता हूं कि आप मीर अनीस को पढ़ के वैस किसी किसी दिन 2-3 शामें मीर के नाम करें, आपको लगेगा कि वाकई ये किसी इंसान, ये इतनी कमाल चीज है, जैसे लफ्जों का लिखना बोलना जैसे नदी के झरने चल रहे हो, लफ्ज ऐसे
ये तो मीर अनीस का शेर नहीं है, ये तो शायद मीर तकी मीर का है ना, कि मीर के दीनों मजहब का क्या पूछते हो, उसने तो कब का कश्का खींचा, दीर में बैठा कब का तर्के इस्लाम किया। मेरा नहीं ख्याल ये मीर अनीस का है, ये उनका है, मीर मीर तकी तकी मीर मीर का। का, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली। गलती माफ, हम कौन सा शायरी का दावा करते हैं, हम नाकदीन है, हम और वो भी शायरी था का कि दावा। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फ के सब असीर हुए। हाय हाय हाय, बड़े बड़े लोग हुए पर अब ना हुए, वो जब हम्म, हुए तब हम ना थे जब ये हुए। अब हम्म। हम हैं, कोई नहीं हो रहा, न जालिब है न गालिब है, कोई नहीं है जिसकी तरफ देख के कहे हाँ वो बोलेगा, तो मेरा दिल जो कह रहा है उसकी आवाज बोलेगा। वो शायद शेरों में लिखेगा, गाने लिखेगा, कोई लिखेगा। अबे एक कैदी 804, उसने अपने मलकू ने अपने गाने में लिख दिया, कोई गाले पर्चा हो जाता है। अब सोचो। अच्छा उजैर भाई, एक 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 बात है कि मुझे एक दफा पाकिस्तान के एक बड़े दानिश्वर जो है वो पैग लगाते हुए कहने लगे, यार अवैस, पाकिस्तान के अंदर इतनी जिनसी घुटन है कि अमीर आदमी को तो खुदी मिल जाती है और गरीब आदमी को मिलती नहीं है, तो इस वजह से ना वो जन्नत की That's हूरों की love. खुदी की तलाश में ना वो इस मजहब के साथ जुड़ा रहता है। उसको ये उम्मीद होती है कि जन्नत में जाकर वो 70 जो है वो लेगा। क्या ये बात ठीक है उजैर भाई? देखिए, मैं तो समझता हूं कि जो जन्नत है उसके बारे में मैं तो उसमें जाना चाहता हूं। मैं, आप जो मर्जी कहते रहें, आप आप चाहे, ऑलरेडी जन्नत में हैं। आप आप ऑलरेडी मैं जन्नत मर में। के भी अपने जन्नत में अपने ही जाना अपने चाहूंगा। अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि नहरों से बोतलें आपने नहीं निकाली। बताएं, देखें, मैं हूरों जीते से जी भी महजूर जन आप नहीं हुए। आपको देख, कैसी कौन सी नेमत है जन्नत की सिवाय वाईफाई की जो न्यूयॉर्क में मैसर नहीं है? 3 उम्र कैद की सजाएं इकट्ठी जो शख्स काटे, उसे जीवन और अमृत के बाद जन्नत ही जन्नत मिली। मैंने 3 उम्र कैदें इकट्ठी काटी हैं। हम्म। 14-14 साल की सजा हुई थी बल्लू को, 40 साल काटे हैं मैंने पाकिस्तान में। 40 साल 3 उम्र कैदों के बराबर बनते हैं। वैसे अब आपका अगर आपका अब आपका परिवार है, 40 आप साल पाकिस्तान से सजा है। काट कर, मैं कम भी अज 40 कम, साल पाकिस्तान के अंदर सजा काटी है मैंने। अब 40 साल सजा काट कर इतना तो कहने दो मुझे कि मैं जन्नत का हकदार हूं। मैं हूं। और जब मैं मर जाऊं तो मेरे सीने पे मेरा पासपोर्ट रखवा दिया जाए। जिंदगी जिंदगी जब जब मैंने फरिश्ते सब आए, कितना काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। सर जब मैं जाऊंगा मेरे सीने पे मेरे मेरे मुल्क का पासपोर्ट रख दिया जाए, सब्ज हलाली परचम मेरे सीने पे रख दिया जाए, ताकि जब फरिश्ते आए और देखें कि मैं पाकिस्तान से आया हूं, तो वो मुझसे कोई सवाल ना करें। ये तो सीधा जन्नती है, ये तो सीधा जन्नती है। वो बस एक खामोशी इख्तियार करें और आपको उन्हें पता है पता जहर चल भाई जाए कि कि अमेरिका का जो फेमस सिंगर है फ्रैंक सिनाट्रा, उसने वसीयत की थी कि उसे उसके सूट के अंदर दफन किया जाए, और उसके साथ जो उसकी जैक डैनियल की बोतल है विस्की की वो दफन की जाए, और उसने अपने कतबे पे लिखवाया था कि द बेस्ट इज येट टू कम। अफसोस मेरा तो कोई कतबा नहीं होगा वैस, क्योंकि मैं तो अपनी बॉडी टोटल अरे डोनेट करने के आप बाद, मुझे हुक्म करें, अगर मैं जिंदा रहा मैं बनवा दूंगा। आप मैं डोनेशन करके जा रहा हूं अपनी बॉडी को। मैं नहीं चाहता मेरे मरने के बाद मेरी कोई कब्र बने। मैं नहीं चाहता मेरी कोई यादगार हो, मुझे अगर कोई अगर याद अगर कर। अगर अगर मौलवी हजरात अपनी बॉडी ऑर्गन्स को डोनेट करेंगे तो कौन सा ऑर्गन जो उनका सबसे ज्यादा घिसा हुआ होगा? हराम कहता है जिसको मुल्ला, तुम उसको खुद पर हलाल करना, किसी नाबीना को अपनी आंखों का अतिया देकर विसाल करना। हम्म। हराम कहता है जिसको मुल्ला, तुम उसको खुद पर हलाल करना। ये ले लेते हैं। आप आज भी जाकर किसी भी से पूछ लो, वो कहेंगे आंखें चाहिए ले लो, देनी है दे नहीं सकते। और बकायदा आज, बकायदा इस्लाम के अंदर से ऑर्गन डोनेशन को हराम करार दे चुके हैं ये उलमा। और ये आप सोच भी नहीं सकते, जो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करते हैं बाहर के मुल्कों में, उन लोगों को कितनी इज्जत की नजर से नहीं, देखा जाता है। मैंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर ऑर्गन डोनर के ऊपर यस किया हुआ। और जब हम चले जाएंगे ना इस दुनिया से, हमारा दिल किसी और के दिल, किसी को जरूरत होगी ले ले, उसके दिल में धड़केगा, हम जिंदा रहेंगे। हमारी आंखें जिसे चाहिए होंगी वो ले ले, जो जिस्म का पार्ट जिसको चाहिए होगा वो ले ले। डॉक्टर लगा देंगे, हम किसी के मर के काम आ जाएंगे। मर के खाक में मिट्टी में भी तो मिल ही जाना है। आज हम्म, ढांचे मिलते हैं ना 3-3 लाख साल पुराने इंसानों के, सोच में हम्म। पड़ जाते हैं ना। जब इतने लाखों साल पुराने इंसानों के ढांचे मिलते हैं, मैं सोचता रह जाता हूँ, मैं सोचता रह जाता हूँ, हमारी कहानियां तो अभी सिर्फ चंद हजार या चंद 100 साल पुरानी ही हुई थी, कि यहाँ तो लाखों साल पुराने इंसानी ढांचे मिलना चाहिए। उजैर भाई, ये जिस तरह से इशरत फातिमा ने
45 साल रेडियो पाकिस्तान छोड़ा है और पीटीवी पर भी वो काम कर चुकी हैं, बड़ी जज्बाती हो गई कि आज मैं कहीं नहीं हूँ। क्या वाकई रेडियो के जो मुलाजमीन हैं इतने पिसे हुए हैं पाकिस्तान में? जब जाहिल लोग रेडियो के ऊपर आके बैठ जाएंगे, डफर आके बैठ जाएंगे, जो गानों तक में तकसीम करेंगे कि फला मुल्क का गाना नहीं चलेगा, फला सिंगर का गाना नहीं चलेगा, जब इतनी तकसीम कर दोगे, जब इतना बांट, इतनी सख्ती कर दोगे, रेडियो कौन सुन रहा है आज? आज मैं दावे से कहता हूं पाकिस्तान में रेडियो का सुनने वाला शायद ही कोई एक दो, कोई देहात में होगा, या देहात में भी अब लोग मोबाइल और इंटरनेट लिए फिरते हैं। जिसके पास फेसबुक है, जिसके पास यूट्यूब है, वो क्यों रेडियो सुनेगा? वो बड़े भैया की बातें ले जी, हम आ गए हैं बाहर, मौसम बहुत अच्छा है, बाहर भावा बंब धमाका होया है, 25 बंदे मरे पे हों, सोग मिचिया हुए पूरे शहर चलिए, रेडियो प्रेजेंटर आ गया 2.5 कुप्पी पा पी के, आज बहुत अच्छा है मौसम माशाल्लाह, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड का नाम पहला हर मुझे लिख के भेजे, टन 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 टन, ये ट्रैक लुबना के लिए, लुबना की अभी मेरी फोन पे बात हुई, लानत है यार, ये है रेडियो, ये है रेडियो। उजैर भाई, आपको याद है कि एक रेडियो प्रेजेंटर को कॉल मौसूल हुई कि मुझे एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 रुपए हैं और साथ एक मोबाइल फोन है और एक शनाख्ती कार्ड है। तो उसने कहा कि वेरी गुड, आप वो पर्स वापस करना चाहते हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ इन साहब के लिए एक दुखी सा गाना चला दे। सर, मैं रेडियो का बंदा हूं, मैं रेडियो को उस दौर से देख रहा हूं जब ये रेडियो पे एक बार कोई 5 मिनट के लिए आवाज आ जाती थी ना, तो वो पूरे पाकिस्तान की पता चल जाता था कि कोई बंदा है इस नाम का। उस वक्त जब रेडियो का शो करके बंदा बाहर निकलता था ना, तो नीचे को 50 बंदे खड़े होते थे, रेडियो सुनने वाले लोग अपने फेवरेट प्रेजेंटर को इस्तकबाल देने आते थे, आने जाने का। और मैंने अपनी आंखों से इसे मरते हुए देखा है। और ये 103 एफएम के ओनर इमरान बाजवा साहब को आज से 8-9 साल पहले कहा था कि यही सर, उसने मुलाकात। अगर आप लोगों ने रेडियो को सोशल मीडिया से कंपैटिबल ना किया, अगर आपने रेडियो को अपने प्रोग्राम्स को, अपने आरजेस को एक पर्सनैलिटी में डेवलप ना किया और सोशल मीडिया के साथ ना जोड़ा, तो आप फारग हैं। ये जो ऐड आपको आज मिलते हैं ना, बानो मार्केट से जूती लेनी है तो इतने की आ जाओ, और ये जो फलानी आइसक्रीम का, ये नहीं मिलने, ये फिर लोगों ने फेसबुक पे लगा देने और वहां आपसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स वहां आना है। वही हुआ। आज कोई ने कमर्शियल भी नहीं, आज क्या रेडियो, आज हाँ रेडियो की लाश पे बैठो और मातम करो। हाँ सुनो, इंडिया में आज भी रेडियो अपनी हैसियत रखता है। आज भी रेडियो मिर्ची और वहां कुछ ऐसे चैनल्स हैं और कुछ ऐसे आरजेस हैं जो आज भी रेडियो को एक, क्योंकि वो कंपेटिटिव, उन्होंने अपने प्रोग्राम्स को यूट्यूब पर जोड़ा, लाइव बैठ के रेडियो को उठाया, माइक सामने रख के बकवास नहीं की, कंटेंट फेंका। ये नहीं है कि मशूक से फाइट हुई है और गम का प्रोग्राम हो रहा है, आज मैं दुख के ऊपर प्रोग्राम कर, और ये नहीं है कि आज पैसे जेब में है, आज हर चीज अच्छी है, ये ले हम ऑन एयर गए हैं, गर्ल्स एंड गाइस, बंस एंड बनानास, मौसम बहुत अच्छा है, मैं बहुत रोमांटिक मूड में हूं, आज मुझे कोई गाना बता दो। थे बाहर लोग बेशक भूख से मरे हुए हो, ये है हम, ये है हमारा रेडियो। उजैर भाई, आपको नहीं लगता कि जो लोग जिंदगी की परेशानियों से उकताए हुए होते हैं उनको एक वक्ती सा रिलीफ चाहिए होता है, जो ये हाँ जी, रेडियो प्रोवाइड हाँ करता जी, है? आप खुद ही तो कहते हैं कि नशा किया हो किसी ने, तो हम्म। उसको आप कैसे अब फिर आप आप। अब आप अब हाँ, आप अब आप मेरी बातें मुझे ही लगाएंगे। हाँ, मैं सुनता रहता हूँ आपकी बातें, तो मैं उजैर मौका भाई, जान आज लीजिए। की इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आज जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे अगली मुलाकात मेरे पुराने चैनल पर होगी। और इन द मीन वाइल अगर पुराना चैनल रिट्रीव नहीं होता है तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे वो तमाम दोस्त जो कि मुसलमान थे, हमारे साथ पॉडकास्ट में आया करते थे, वो इख्तलाफ रखने के बावजूद भी हमारी बातें सुना करते थे। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके साथ हमारी ये जो गुफ्तगू का सिलसिला है इसी तरह जारी रहेगा। और जो इल्हाद है वो मुसलमानों को, तमाम फिरकों को एक ही लड़ी के अंदर पिरो देगा। और पहले जो मुख्तलिफ फिरकों के अंदर बटे हुए थे वो इल्हाद की वजह से सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के तौर पर अपना तारुफ करवाएंगे। उजैर भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू सर। उजैर रशीद हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद है कि आज की स्ट्रीम आपको पसंद आई होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।